जैन तत्विद्या का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा कल का विषय चल रहा था सम्यक ज्ञान का विषय, जिसमें कि हमने 5 ज्ञानों के बारे में जाना था। मति ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। ठीक। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान जो है वो इंद्रियों के द्वारा होता है और बाकी जो 3 है वो डायरेक्ट प्रत्यक्ष होते हैं। ठीक, आत्मा के द्वारा। फिर मति ज्ञान के फर्दर भेद करे थे। मति ज्ञान के भेद में हमने जाना था 4 प्रकार का है। अवग्रह मति ज्ञान, ईहा मति ज्ञान, अवाय मति ज्ञान और धारणा मति ज्ञान। ठीक। हालांकि ऐसा नहीं है कि धारणा कुछ और है, मतलब ये एक तरह से एक ऑर्डर है, क्रम है। ठीक है, अवग्रह होगा, उसके बाद ईहा होगा, फिर अवाय होगा और फिर धारणा होगा। ठीक। हो सकता है अवग्रह के बाद ही कोई बात चीज छूट जाए, हो सकता है अवग्रह यह हो जाए, अवाय धारणा ना हो पाए, है ना। तो इस वजह से चारों दिए हैं, एक तरह से उनको डिवीजन में बांट दिया कि धारणा तक चला गया कोई चीज, धारणा तक अगर कोई नॉलेज हो गई तो वो फुल नॉलेज हो गई, उससे पहले की इनकम्प्लीट नॉलेज है। ठीक है, इतना बस समझिएगा। तो फिर अवग्रह के बारे में हम जान रहे थे। क्या है अवग्रह? अवग्रह इज लाइक किसी चीज का आभास होना, कुछ है। ठीक है, वो क्या है अभी नहीं मालूम, है ना। उसके बारे में कोई डिसीजन नहीं लिया गया, सिर्फ कुछ है। जैसे गाढ़ अंधकार में कुछ स्पर्श होने पर, यह ज्ञान होने पर कि कुछ है। ठीक। फिर देखा था कि अवग्रह के 2 भेद हैं, अर्थ अवग्रह और व्यंजन अवग्रह। ठीक। तो कई बार क्या होता है कि हमें कुछ है ये बात भी बहुत अच्छे से पहली बारी में ही नहीं जान पड़ती। जैसे कि कहीं से आवाज आ रही है, ठीक है, आवाज आई है कि नहीं आई है ये भी कई बार आभास क्लियर नहीं रहता, कुछ आ रही है कि नहीं आ रही है ना। तो इस तरह से जब तक वो क्लियर आवाज कानों तक नहीं पहुंच पाएगी, तब तक ये भी नहीं कह सकते कि हाँ कोई आवाज है। ठीक है ना। तो जब हम बात को कह भी नहीं पा रहे हैं कि वो अव्यक्त, मतलब कि बता भी नहीं पा रहे हैं, तब तक वो अव्यक्त यानी व्यंजन अवग्रह है। ठीक है, कि हमें ये पता ही नहीं चला कि ये हुआ। ठीक। अर्थ अवग्रह में वो कुछ व्यक्त हो जाता है, जैसा कि यहाँ पर कुछ छू गया, गाढ़ अंधकार में कुछ छू गया, तो छूने के बाद तो ऑफकोर्स स्पर्श हो गया, है ना, तो बात समझ में आ जाएगी कि हाँ कुछ तो है। तो इतना क्लैरिटी होना कि कुछ है, ये क्या कहलाता है? अर्थवग्रह। ठीक, जहां पर कुछ है ये बात हम कॉन्फिडेंटली कह पा रहे हैं। जहां पर ये बात भी नहीं कह पा रहे कि कुछ है कि नहीं है, ये व्यंजन अवग्रह। ठीक है, तो इतना ही डिफरेंस है। फिर पहुंचते हैं हम ईहा की तरफ। ईहा क्या है? ईहा का मतलब है वितर्क या विचारणा। और ये सब कुछ इतने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो रहा है कि ये 4 चीजें हमेशा होती ही होती हैं। जैसे ही हम किसी चीज को देखते हैं, चाहे हम कितनी भी मल्टीपल बार देख रहे हैं, एक कमरे में जैसे हम बैठे हैं, ठीक है, हम टीवी कितनी बार देखते हैं, हम किचन में कितनी बार जाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम देखते हैं। हर एक चीज को देखकर हमारे अंदर ये चारों घटनाएं घटती रहती हैं, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, है ना। कि
हमें ये तक पता रहता है कि हमें कितना पैर रखने के टाइम हमारी कैलकुलेशन अपने आप हो जाती है। ठीक है, कितनी दूर तक चलना, कितना तेजी से चलना। जैसे हमें एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है तो हमें ये तक पता रहता है कि हमें कितने स्टेप्स रखने पड़ सकते हैं या कितनी देर हमें लग सकती है जाने में, है ना? तो ये सब चीजें क्या बैकग्राउंड में अपने आप माइंड में कैलकुलेट हो रही हैं। ये सब क्या विषय है? ये मति ज्ञान का विषय है। तो और आगे भी इसके बारे में हमें जानने मिलेगा, तो देखते हैं। तब अभी हमने देखा कि किसी चीज का पहले आभास होता है हमें, ठीक? जैसे आपने कोई बुक देख ली, एक शेप है बुक की, आपको लग रहा है कि कुछ रखा है, ठीक? अब ईहा पे गए, ईहा क्या कहता है? अवग्रह के द्वारा ग्रहण किए हुए सामान्य विषय को विशेष रूप से निश्चित करने के लिए जो विचारणा होती है वह ईहा है। जैसे ऊपर में क्या देखा था हमने? स्पर्श हुआ, अंधेरे में किसी चीज का स्पर्श हुआ। अब ये रस्सी का स्पर्श है या सांप का? यह संशय होने पर यह विचारणा होती है कि यह रस्सी का स्पर्श होना चाहिए, क्योंकि सांप होता तो इतना सख्त आघात होने पर वह फुफकारे बिना नहीं रहता। मतलब कि किस तरह का स्पर्श हुआ, ये विचारणा अंदर में चल रही है ताकि हम डिसीजन ले सकें कि ये क्या था। डिसीजन से पहले भी हम बहुत एनालिसिस कर चुके होते हैं, है ना? बुक देखने के बाद हमारे अंदर ये डिस्कशन अंदर ही अंदर चलता है कि ये सब्जेक्ट की बुक है, जैसे ग्रेड की किसी के बच्चे की बुक है, या हमारी शास्त्र की बुक है ना? तो हमें एकदम से बहुत सारी चीजें कौन जाएंगी अंदर में कि ये कलर, ऐसे कलर की तो मेरे पास कोई शास्त्री जी की बुक थी ही नहीं, या इतनी मोटी तो नहीं होती, वो तो पतली होती है। कितनी सारी चीजें करने के बाद फिर हम डिस्कशन पर, एक डिसीजन पर आते हैं कि ये बुक तो ग्रेड बुक मेरे बच्चे की बुक है, ठीक है ना? लेकिन उससे पहले ही हमारा माइंड ये सब कुछ डिसाइड कर चुका होता है। बुक देखी तो आभास हो गया, अवग्रह, ठीक? इहा तो हम डिसीजन ले रहे हैं अभी कि ये बुक मोटी है, पतली है, कलर कैसा है, तो जिस भी तरीके से हम उसका डिसीजन ले पा रहे हैं, ठीक? फिर अवाय, इहा के बाद एक निर्णय पर पहुंचना अवाय है। तो हमने क्या निर्णय लिया कि हाँ, ये बुक जो है ना, ये मेरे शास्त्र की बुक है, ठीक? जैसे कुछ काल तक सोचने और जांच करने पर यह निश्चय हो जाना कि ये सांप का स्पर्श नहीं, रस्सी का ही है। अब ये तो अवाय हो गया, ठीक है, कि ये डिसीजन हो गया, लेकिन अभी भी वो डिसीजन फ्यूचर में कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं, तो वो कहलाता है धारणा। कि अब हमने क्या धारणा बना ली कि जो इस तरह की बुक कभी इन फ्यूचर भी दिख गई तो ये हमारे शास्त्री जी की बुक ही होगी, ठीक है ना? तो वो क्या कहलाएगा? धारणा। अवाय द्वारा निश्चित विषय को कालांतर में विस्मृत न होने देने की योग्यता उत्पन्न कर लेना धारणा है, ठीक है? तो हमारा सबकॉन्शियस में एक तरह से हमने ये बात पहुंचा दी क्लियर कि जो बुक ऐसी दिखेगी वो हमारी बुक ही होगी फॉर श्योर, ठीक है? अगर थोड़ा संशय रह जाता कि ग्रेड की बुक भी ऐसे ही दिखती है और शास्त्री जी भी ऐसे ही दिखते हैं, तो पता नहीं चलता, हमेशा मेक श्योर करना ही पड़ेगा। तो इसका क्या मतलब है? यहाँ धारणा में नहीं बैठा, कहाँ तक रुक गया? अवाय तक, ठीक है ना? तो इस तरह से हम चारों स्टेप भी कर सकते हैं, पहला स्टेप करके रुक सकते हैं, है ना? इस तरह। तो अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा चारों एक साथ भी हो सकते हैं तथा 1, 2, 3 या 4 इस क्रम से भी इसलिए हो कुछ सकते नहीं आवाज मतलब इतन मतलब डिफरेंस तो कुछ नहीं दिख रहा है, एक के बाद एक उसमें कनेक्ट होते आ रहे मतलब। नहीं, आप बताइए कैसे? जैसे ये अपन ने यहाँ का बोला अपन, जैसे कि उसको अपने को अपन विचारते हैं उसको और फिर हाँ, अपन बोल देते हैं कि हाँ ये सांप वो है या ये क्या है, हाँ, रस्सी है। हाँ, लॉजिक जो लगाया वो ईहा में लगाया, ठीक है? हाँ, लॉजिक लगाने के बाद जो डिसीजन पर पहुंचे, हाँ। ठीक है, वो अवाय है। अच्छा, डिसीजन आवाज, अच्छा हाँ, गलत मैं समझी। ठीक है ना? डिसीजन हाँ, अवाय है और हाँ, अब वो डिसीजन हमेशा के लिए फिक्स कर लिया, वो धारणा है। हाँ, हाँ, अच्छा बात तक याद रहेगा फिर वो। आज तक याद रहेगा कि हाँ, ऐसा ही होता हुँ, है ना? जैसे हम कोई गरम चीज है ना? गरम हुँ, चीज से हाथ जला
तो अब नेक्स्ट टाइम हमें पता है कि गर्म चीज से हाथ जलता है, तो ये कैसे पता चल गया? पहले हमने उस चीज से एक्सपीरियंस किया ये हुआ है, अपनी धारणा में आ गया मतलब। ये धारणा में आ गया। यस, हाँ, ओके, तो एक्सपीरियंस में आने के बाद वो धारणा में आता है। थैंक यू। तो जो चारों चीजें हैं ये एक साथ भी हो सकते हैं तथा 1 2 3 या 4 इस क्रम से भी हो सकते हैं। एक हो या 4 इतना निश्चित है कि इसके क्रम का अतिक्रमण नहीं होता। क्या मतलब? कि अवग्रह से पहले ईहा नहीं होगी, ईहा से पहले अवाय नहीं होगा और अवाय से पहले धारणा नहीं होगी। इनका जो ऑर्डर है वो ऐसे ही चलेगा, अवग्रह के बाद ईहा, ईहा के बाद अवाय और अवाय के बाद धारणा। ये अलग बात है कि ईहा और अवग्रह और ईहा होकर ही बात रुक सकती है, कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि ये वाकई में है क्या चीज, हम डिसीजन पर ही नहीं पहुंच पा रहे, या हम डिस्ट्रैक्ट हो गए, हमने उस तरफ देखा ही नहीं मुड़ के, है ना? तो ये पॉसिबल है। लेकिन ऐसा कह लें कि हम पहले डिसीजन ले लिया, अब लॉजिकल रीजनिंग लगा रहे, तो वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज हमें समझने की है। तो इतनी बारीकी से हमारे आचार्यों ने ये बात को जाना, ठीक है ना, कि कैसे मति ज्ञान काम करता है। ठीक, धारणा में पूरी चतुष्टयी का होना ही है, किंतु ईहा और अवाय में चारों की अवस्थिति नहीं होती, है ना? क्योंकि धारणा चौथे नंबर पे है, तो पहले ये 3 हो चुके होंगे, तब जाके धारणा। लेकिन ईहा अगर है तो उसमें सिर्फ अभी अवग्रह हुआ है, अवाय धारणा अभी नहीं हुए, है ना? तो इसलिए ईहा अगर है तो ये नहीं कह सकते कि चारों हो ही गए। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि ईहा और अवाय में चारों की अवस्थिति नहीं होती। अब जब हम मति ज्ञान करते हैं तो आचार्यों ने कहा कि हम 12 तरह से पदार्थों को जानते हैं, उसको भी थोड़ा सा देखेंगे। पहले तो हमने देखा कि किसी भी पदार्थ का डिसीजन जब हम लेते हैं तो अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा से करते हैं। ठीक है, बुक देखी रखी हुई थी, हमने डिसीजन लिया कि ये बुक है और ये किस काम आती है, ठीक है ना? या आपने कोई गाड़ी आपके पास से गुजरी, वो भी एक नॉलेज ही है, राइट? आपने ये नॉलेज किया कि ये कार है, कि ये जीप है, ये बस है, ये ट्रक है ना? तो आपने एकदम से दिमाग में, हम सारे दिन बल्कि देखते रहते हैं, ट्रैफिक होता है तो हम गाड़ियां जा रही हैं, हमारे मन में सब टाइम चलता रहता है कि ये अभी छोटी कार गई है, बड़ी कार गई है, लाल रंग की कार गई है, या ये ट्रक गया है, ये मोटर बाइक गई है। तो आप कंटिन्यूअसली ये चारों चीजें लगाते जा रहे हैं। हमने ये कैसे डिसीजन लिया कि ये मोटर बाइक गई है? हमने उसको अवग्रह से पहले देखा, ईहा से एनालाइज किया कि इसकी जो आकार है वो कार जैसा तो नहीं लगता, ये 2 पहिए हैं, इसमें 4 भी नहीं है, तो ये मोटर बाइक है ना? तो अवाय पे आए और फिर धारणा कि हाँ ये मोटर बाइक ही है, ठीक है ना? तो ये 4 चीजें हम हर समय कंटिन्यूअसली जब भी कोई चीज देखते हैं तो ये सब कुछ चलता ही चलता है, तभी हम किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि निर्णय पर तो पहुंचेंगे, लेकिन चीजें हमें दिखती कैसे हैं? ठीक है, तो उसके बारे में कर रहे हैं कि बहु, बहुविध, एक, एकविध, क्षिप्र, अक्षिप्र, निःसृत, अनिःसृत, उक्त, अनुक्त तथा ध्रुव और अध्रुव, इन 12 प्रकार के पदार्थों का होता है। तो पदार्थ को, जो चीजें को हम देखते हैं, जैसे अभी बात करी हमने कारों की या बुक की, है ना? वो क्या है? एक है। ठीक, अब आप लाइब्रेरी में चले गए, बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है ना? तो हम कितनी तरह से पदार्थों को एनालाइज करते हैं, वो बताया है कि 12 तरह से। ठीक, कैसे कैसे? बहु, बहु में क्या है? जब हम बहुत सारी चीजों को एक साथ जानते हैं, ग्रुप में जानना। एक से अधिक पदार्थों का अवग्रह आदि, अवग्रह आदि में चारों लगा लेना, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। ठीक, तो अवग्रह आदि ज्ञान होना, जैसे सेना या वन को एक समूह रूप से जानना बहु ज्ञान है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजों को
बहुत सारी ग्रुप की, मतलब एक ही ग्रुप में एक जैसी चीजें होती हैं, जैसे उनको जानना। जैसे हम ट्रैफिक बोलते हैं, ट्रैफिक क्या है बेसिकली? बहुत सारी कारों का या व्हीकल्स का होना। उसके अंदर बाइक भी हो सकती हैं, उसमें कारें भी हैं, उसमें ट्रक भी है, बस भी है, सब कुछ होके हम क्या कहते हैं? ट्रैफिक था बहुत, है ना? तो ये क्या हुआ? ट्रैफिक को जाना हमने, तो ट्रैफिक को किस कैटेगरी में डाल दिया? बहुज्ञान। हमने बहुत सारी चीजों का ज्ञान किया, ठीक है। फिर है बहुविध। बहुविध मतलब बहुत तरह की। जैसे आप किचन में गए या मार्केट में गए सब्जी खरीदने, राइट? वहां पे सब्जियां तो ग्रुप में देखें तो बहुत सारी सब्जियां हैं, ठीक है, सब्जियां हैं बहुत सारी। लेकिन अब हम उनके नाम रखने शुरू कर दें। हमने टमाटर भी देखा, हमने पालक भी देखा, हमने केला भी देखा, ठीक है ना? तो इस तरह से क्या कहना? बहुत प्रकार की वस्तुओं का अवग्रह आदि ज्ञान होना। तो ईच एंड एवरी चीज का अलग अलग जानना। तो हमें बहुत सारी चीजों का ज्ञान भी होता है, ठीक है। तो हम उस सब्जी की दुकान पर टमाटर को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये लाल लाल दिखने वाला है तो ये टमाटर है ना? ये ग्रीन पत्ते ऐसे इस शेप के हैं तो ये पालक है। समझ रहे हैं आप? कंटिन्यूअसली हम डिसीजन मोड में रहते हैं, अदरवाइज तो हम सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। हमारा ब्रेन कंटिन्यूअसली सब कुछ हमें पास्ट एक्सपीरियंस से या नॉलेज से तर्क लगाकर, लॉजिक लगाकर हमें डिसीजन करवाता रहता है कि ये गमला है, ये प्लांट ये इस कलर का प्लांट है, ये इसका नाम ये है ना? तो हम अपनी प्रीवियस मेमोरी के साथ उसको मैच करते रहते हैं। तो हम बहु को जानते हैं, ग्रुप में कोई चीज रखी हो तो भी उसको एज अ ग्रुप जानते हैं। बहुविध, ग्रुप में क्या क्या चीजें हैं इंडिविजुअली भी जानते हैं उनको, ठीक है। जैसे अनेक प्रकार के अनाज का समूह देखना। फिर हम एक वस्तु को भी, अगर कोई एक ही वस्तु रखी है, ग्रुप में नहीं रखी है ना? कोई एक शॉप है जिसपे सिर्फ टमाटर है, ठीक? तो वो क्या कहलाएगा? एक वस्तु का अवग्रह आदि होना, ठीक। तो हमने लाल लाल दिख रही थी दूर से, तो ठीक, पास गए तो हाँ ये टमाटर ही है, नहीं तो लाल तो एप्पल भी हो सकता था, राइट? लेकिन हमने उसकी शेप, उसके कलर और उसके टेक्सचर से उसका कंफर्मेशन किया कि हाँ ये टमाटर ही है, ठीक है ना? तो एक वस्तु का अवग्रह होना। फिर एक विध, एक प्रकार की वस्तु का अवग्रह आदि होना। एक ही प्रकार की बहुत सारी, जैसे एक टमाटर ना होके बहुत सारे टमाटर, ठीक। क्षिप्र, क्षिप्र में तेजी से कोई चीज जाए, जैसे कोई गाड़ी बहुत तेजी से निकल गई आपके बगल से, तो भी आप उसमें आइडिया लगाएंगे कि अभी अभी ये गाड़ी निकली है कि मोटर बाइक निकली है कि बस निकली है, ठीक है ना? लेकिन कुछ निकला जरूर है, ठीक है ना? तो ये जो तेजी से कोई चीज निकल जाए उसके बारे में नॉलेज करना, अवग्रह आदि लगाना, ये क्या कहलाता है? क्षिप्र, तेजी से कोई चीज जाने वाली, ठीक। अक्षिप्र, कोई बहुत ही स्लो जा रहा है, उसको भी हम जानते हैं। जैसे कोई स्नेल लेट से आपके पास से जा रहा है, या कोई कछुआ जा रहा है ना? या कोई बालक बहुत धीरे धीरे चल के जा रहा है, या कोई ओल्ड चल के जा रहा है, तो हम मंद गति को भी धीरे धीरे से जानते हैं, ठीक। निःसृत, निःसृत होता है कि कोई चीज पूरी बाहर, मतलब जैसे कि हाथी देखा आपने, ठीक है, सड़क पे एक हाथी दिखाई दिया, तो वो पूरा का पूरा हाथी है, तब आप क्या कह रहे हैं उसको? निःसृत, मतलब पूर्णतः अभिव्यक्त, क्लियरली दिख रहा है जो चीज, ऐसी चीज का नॉलेज करना, ठीक। फिर है अनिश्रित, अनिश्रित मतलब उसके किसी एक पार्ट को देखकर, जैसे वही एलिफेंट अगर पानी में हो और उसकी सिर्फ सूंड ऊपर हो, तो भी आप उसके एक अंश को देखकर, देश मतलब अंश या एक पार्शल पार्ट को देखकर पूरी वस्तु का ग्रहण करना कि ये हाथी है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से उक्त, उक्त में मतलब कहे हुए वचन आदि के द्वारा कोई बात कही जाए, बताई जाए तो वह जानना। अनुक्त, अभिप्रायगत पदार्थ अथवा जिसके बारे में कुछ कहा नहीं गया उसका अवग्रह, कि अभी
बताया भी नहीं, लेकिन बात समझ में आ गई, है ना? पूरी तरह से अभी जिसके बारे में नहीं भी बताया था, तो भी आइडिया लग गया, तो अनुक्त। ध्रुव, जैसे कोई चीज फिक्स है, उन फिक्स पदार्थों को जानना ध्रुव। जैसे कि पर्वत हमेशा रहता है वहीं पर, हम पहाड़ियों को देखते हैं, है ना? हम रोड्स को देखते हैं जो हमेशा जैसी हैं वैसी वहां पर रहे, वो ध्रुव पदार्थ। ठीक है ना? जैसे आकाश में तारे हैं, तो ये सब क्या आ जाएगा? ध्रुव। और अध्रुव, जैसे कि बिजली चमकना, अभी थी अभी नहीं है ना? तो ए ध्रुव का मतलब क्या हो सकता है? स्थिर जैसा, या आई डोंट नो। हाँ, स्थिर चीजों को जानना। ओके ओके। ठीक है ना? जैसे मकान भी है, एक बार को ध्रुव कहलाएगा, क्योंकि वो वहां पर है। हर रोज हमें एक मकान वहां पर उसी जगह पर दिखता है। ठीक है, वो क्या हो गया? ध्रुव। हमने एक फिक्स चीजों को जाना। और ओके। अध्रुव, जैसे पार्क करी हुई कार आज है और कल नहीं है, थोड़ी देर में वो चली गई, है ना? बिजली चमकी और अभी नहीं है। ठीक, लाइट जली और बुझ गई, तो ये क्या है? अध्रुव। तो इनकी भी हम नॉलेज करते हैं। ठीक है, तो 12 तरह से हम पदार्थों को जानते हैं। ठीक, और जानने के लिए हमने 4 तरह का जो पहले हमने बात करी थी, अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, तो 4 तरीके से हमने जाना, राइट? और 12 तरीके से पदार्थों को जाना जा सकता है। ठीक, तो 12 इंटू 4। ठीक, और हम कितने इंद्रियों से जानते हैं? 5 इंद्रियां और एक मन। तो 12 टाइम्स 4 टाइम्स 6 क्या हो गया? 288। ठीक, और फिर हमने, आपको याद हो, अर्थ अवग्रह और व्यंजन अवग्रह भी पढ़ा था। ठीक, तो ये 288 भेद किसके हुए? अर्थ अवग्रह के। तो यहाँ पर पढ़ते हैं हम, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, ये चारों हम किसके थ्रू? 5 इंद्रिय और मन के निमित्त से होते हैं। इस अपेक्षा से क्या अर्था वगैरह के हैं इतने सारे? 288 भेद हो गए अर्थ अवग्रह के। अर्थ अवग्रह मतलब जो कि हमें पहचान में आता है। क्लियर आभास हुआ, जी, हाँ, टच करने से मालूम पड़ जाता है कि क्या हमें है। पता चला कि यहाँ हाँ। है ना? वो चीज, तो अर्थ अवग्रह। और दूसरा अवग्रह क्या था? व्यंजन अवग्रह, जिसमें कि हमें अभी क्लैरिटी नहीं हुई। ठीक, तो व्यक्त ग्रहण को अर्थ अवग्रह, और उसके उपरांत ईहा, अवाय और धारणा चारों हो सकते हैं। तो अर्थ अवग्रह अगर है तो ईहा, अवाय और धारणा हो सकते हैं। होंगे ही ये जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकते हैं। लेकिन व्यंजन अवग्रह, जिसमें कि अभी बात ही स्पष्ट नहीं हुई, आभास ही क्लियर नहीं हुआ, तो उनके ईहा, अवाय और धारणा आदि नहीं होते। क्या होगा उनका? सिर्फ अवग्रह। ठीक है ना? तो जैसे मिट्टी के घड़े पर कल ही एग्जाम्पल दिया था, एक बूंद पानी डाला, पता ही नहीं चला कहाँ गई, दिखाई नहीं दे रही, तो फिर क्या डिसीजन लेंगे उसके बारे में? है ना? कोई डिसीजन नहीं हो सकता। फिर डाला, फिर कुछ नहीं दिख रहा है, डालते डालते अब वो गीला हो गया। जब तक वो गीला नहीं हो जाता तब तक हम उसको नहीं कह सकते कि यहाँ बूंद डली थी, राइट? जब वो गीला दिखने लगा तब हम कह सकते हैं हाँ, बूंद डली है ना? तब तक वो व्यक्त नहीं हुआ। ठीक, तो जब तक वो अव्यक्त है, जब तक वो बूंद बार बार उड़ जा रही है, तब तक वो व्यंजन अवग्रह है। ठीक, यह व्यंजन अवग्रह 4 इंद्रियों से हो सकता है। कौन सी 4? चक्षु और मन को छोड़कर बाकी जो 4 हैं उनसे हो सकता है। क्योंकि जो चीज हम आंखों से देख लेते हैं, हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो अव्यक्त है ना? अगर हमने बूंद को डलते हुए देख लिया तो हम ये नहीं कह सकते कि ये नहीं डली। ठीक है ना? तो चक्षु और मन को छोड़कर बाकी 4 इंद्रियों के द्वारा ही व्यंजन अवग्रह होता है। जैसे कि घड़े पर बूंद पड़ी, ठीक, जब तक अगर हमने आंखों से नहीं देखा, लेट से हमारी आईज क्लोज है, हमें वो सूंघने में कब आएगा? जब तक कि वो गीला ना हो जाए। तो हम सूंघ कर उसको जान सकते हैं कि यहाँ पानी की बूंद पड़ी थी। ठीक है ना? तो नाक तक पहुंचने के लिए उसमें इतना पानी होना जरूरी है कि वो गीला हो जाए। ठीक है ना? तो नाक तक पहुंचने के लिए उस सुगंध भी क्या है, गंध भी क्या है?
पुद्गल परमाणुओं का हमारे सेंसेस तक पहुंचना जरूरी है। ऐसे ही जब हम कानों से कुछ सुनते हैं, जब तक कि वो हमारे कानों तक पुद्गल परमाणु ना पहुंच जाए, तब तक हम नहीं कह सकते कि कुछ आवाज आ रही है। ठीक है ना। इसी तरह टेस्ट, जब तक कि कुछ टच ना हो जाए हमारी जीवा पर, या स्पर्श, राइट, जब तक कि कुछ हमें छू ना जाए, चाहे वो एयर ही क्यों ना हो, जब तक छुएगी नहीं हम उसको नहीं कह सकते यहाँ पर एयर है। ठीक है। तो क्या कहना चाह रहे हैं, व्यंजन अवग्रह में 4 चीजों के थ्रू हो सकता है व्यंजन अवग्रह, लेकिन जब तक टच नहीं होगा पूरी तरह से तब तक बताया जाना मुश्किल है। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, व्यंजन अवग्रह भी बहुविधाती 12 प्रकार के पदार्थों का होता है। कोई चीज पास से बहुत तेजी से गई लेकिन उसको अभी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे क्या चीज थी, है ना, ऐसा हो सकता है। तो वो सब किस में आ जाएंगे, व्यंजन अवग्रह में, जिसको कि अप्रकट रूप से मतलब अव्यक्त रूप से है। तो उसकी अपेक्षा से, व्यंजन अवग्रह की अपेक्षा से 4 इंद्रियां टाइम्स 12। ठीक है। तो ये कितना हो गया, 48 भेद। ठीक। इसमें बाकी के 3 हमने नहीं लगाए क्योंकि व्यंजन अवग्रह में ईहा, अवाय और धारणा नहीं होते। तो 12 टाइम्स 4 टाइम्स 1। पहले में हमने क्या करा था, यहाँ पर 4 लगाया था, राइट। क्यों, क्योंकि ईहा, अवाय, धारणा और अवग्रह ये चारों हो रहे हैं। इसमें एक ही है सिर्फ अवग्रह, तो इसलिए 12 टाइम्स 4 4 इंद्रियां और टाइम्स 1, तो 48 भेद हो गए व्यंजन अवग्रह की अपेक्षा, और 288 हो गए अर्थ अवग्रह। तो इस तरह से टोटल 336 भेद होते हैं मति ज्ञान के। ठीक है। ये यहाँ पर चार्ट से भी समझाया है सेम ही चीज को। ये क्लियर हुआ यहाँ तक कि मति ज्ञान का विषय। तो याद रखना कितना मुश्किल, इतने सारे नाम सबके इतने। नाम नहीं, बस समझ लीजिए, आपको ये कहीं से भी रटना नहीं है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि हाँ इस तरह से मति ज्ञान होता है। कहने को हम कितनी जल्दी बोल देते हैं ना, मति श्रुत ज्ञान, लेकिन कितना डिटेल है उसमें मति ज्ञान में, है ना। तो बस इतना। नहीं, सब व्यंजन इसके भेद है क्या? सब व्यंजन ग्रह के, व्यंजन अवग्रह के। व्यंजन अवग्रह के 48 भेद से, व्यंजन अवग्रह के अपेक्षा से 48 भेद है मति ज्ञान के, और अर्थ अवग्रह से 288। अच्छा, बाद में इनको प्लस किया है। बाद में इनको प्लस कर दिया 336। जैसे तत्वार्थ सूत्र में सूत्र है, उससे थोड़ा अच्छी तरह याद हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल हो सकता है। 3रे अध्याय में शुद्ध सूत्र है, बिल्कुल सही। ठीक है। अब आगे है श्रुत ज्ञान के भेद। हालांकि ये हमने हरिवंश पुराण जी में ऑलरेडी पढ़ा था, यहाँ पर रिवाइज हो जाएगा हमारा। श्रुत ज्ञान के भेद। श्रुत ज्ञान 2 प्रकार का है, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। अब यहाँ पर जो श्रुत ज्ञान की बात कर रहे हैं वो किस अपेक्षा से है, वो जिनवानी की अपेक्षा से है। ठीक है। श्रुत मतलब यहाँ पर शास्त्र ज्ञान। ठीक है। तो शास्त्र ज्ञान 2 प्रकार का है, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। अंग प्रविष्ट क्या रहता है, अरिहंत द्वारा अर्थ रूप से प्रतिपादित एवं गणधर द्वारा सूत्र यानी ग्रंथ रूप से रचित द्वादशांगात्मक श्रुत को अंग प्रविष्ट कहते हैं। क्योंकि जो श्रुत है या द्वादशांग या जिनवाणी जिसे कहते हैं, जिनकी वाणी है ना, वो द्वादश अंग में है, राइट। तो अंग प्रविष्ट उन 12 अंगों में जो बात कही है उसको अंग प्रविष्ट, प्रविष्ट मतलब उसके अंदर अंदर, और अंग मतलब यहाँ पर द्वादशांग, जो हम 12 अंग पढ़ते हैं, है ना, द्वादशांग के, उसके अंदर जो बात कही वो अंग प्रविष्ट। ठीक। ऐसे ही उसके बाहर जो बात कही वो अंग बाह्य, जो इन 12 अंगों में कहीं पर भी ना आए वह अंग बाह्य, लेकिन वो पार्ट ऑफ श्रुत ज्ञान ही कहलाएगा। जैसे कि आचार्यों ने कोई रचना करी, जैसे स्तोत्र है, इवन हम भक्तामर स्तोत्र जैसे बोलते हैं, स्वयंभू स्तोत्र बोलते हैं, है ना, जो आचार्यों ने रचनाएं करी वो क्या है, वो अंग बाह्य में काउंट होते हैं। वो जिनेंद्र भगवान की वाणी तो है नहीं,
लेकिन आचार्यों ने, विशिष्ट ज्ञानी आचार्यों द्वारा रचित शास्त्र जो है वो अंग बाह्य कहलाते हैं। ठीक है, तो मंद बुद्धि शिष्यों के अनुग्रह के लिए विशिष्ट ज्ञानी आचार्यों द्वारा रचित शास्त्र अंग बाह्य है, तो हम उन्हें भी जिनवानी ही कहते हैं। जिनवानी सिर्फ एक लाल रंग की बुक हो या कोई एक पर्टिकुलर हो ऐसा नहीं, जिसमें भी जिनवानी के बारे में बात करी डिटेल्स हैं वो सब जिनवानी ही कहलाएंगी। ठीक है ना, चाहे वो अंग प्रविष्ट का विषय हो चाहे अंग बाह्य का। अंग बाह्य की रचना अंग प्रविष्ट के आधार पर होती है। अंग बाह्य को प्रकीर्णक भी कहते हैं। ठीक है, एक दूसरा नाम उसका प्रकीर्णक है। अब 12 अंग के नाम और उनकी थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन। ठीक, अंग प्रविष्ट के 12 अंग हैं। आचारांग, सूत्र कृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति, ज्ञात्री धर्म कथा, उपासका अध्ययन, अंतकृत दशांग, अनुत्तर उपपादिक दशांग, प्रश्न व्याकरण, विपाक सूत्र और दृष्टिवाद। ठीक, तो यहाँ पर नाम बताए, अब इनके थोड़ा थोड़ा क्या होता है इनमें वो देख लेते हैं। हालांकि हमने जब हरिवंश पुराण जी में इसका प्रकरण सुना था तब पता चला था कि इसमें कितने पद होते हैं, कितनी इनमें अक्षरों की संख्या है, तो असंख्यात शब्द इसमें होते हैं एक एक अंग में, इतने बड़े बड़े ये अंग होते हैं। आचारांग, इसमें मुनियों के आचार का निरूपण है, मुनियों को कैसे आचार व्यवहार करना चाहिए, तो ये सारी बातें आचारांग में है। हाँ नंदा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, एक ये मतलब डाउट क्वेश्चन था कि जो हमने हरिवंश पुराण में पढ़ा था वो तो द्वादशांग वाणी के वो क्लासिफिकेशन पढ़ा था ना हमने। हाँ ये वही है एक्चुअली। अच्छा, ये द्वादशांग का ही आप। हाँ हाँ सॉरी, मैं हाँ ठीक है, थैंक यू। ठीक है। ठीक है, तो आचारांग हो गया। फिर सूत्र कृतांग, इसमें ज्ञान विनय और व्यवहार धर्म क्रिया का वर्णन है। ठीक है, तो कैसे ज्ञान की विनय करना, व्यवहार धर्म क्रिया आदि करना, उसका वर्णन है। स्थानांग, इसमें 1 2 3 आदि, एकाधिक मतलब एक के बाद एक और बढ़ा दिया तो दो, दो जैसे कहते हैं ना कि आत्मा एक द्रव्य है, 3 लोक हैं, 2 कुछ भी, तो हर एक चीज के बारे में बताया है कि एक क्या क्या होता है, 2 क्या क्या होते हैं, 3 क्या क्या होते हैं, 4 कैसे, तो इस तरह से सबका कथन यहाँ पर किया है, षड द्रव्य आदि का निरूपण है। तो ये स्थानांग। समवायांग, इसमें समस्त द्रव्यों के द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि की अपेक्षा पारस्परिक सादृश्य का वर्णन है। जैसे हमने पढ़े थे 6 द्रव्य होते हैं, राइट, धर्म अधर्म लोक आकाश काल एंड जीव अजीव, है ना, तो 6 द्रव्य, तो इनमें क्या समानता है, किस अपेक्षा से ये समान है, उनकी जानकारी यहाँ पर सादृश्य बताया ना, सादृश्य, तो जैसे धर्म अधर्म लोकाकाश एवं एक जीव द्रव्य के प्रदेश परस्पर समान होकर असंख्यात है। तो क्या चीज में समानता है? ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल यहाँ पर दे दिया, सरवार सिद्धि विमान, नंदीश्वर द्वीप की बावड़ी, जम्बू द्वीप एवं 7वें नरक का सीमंतक बिल 1 लाख योजन विस्तार वाले हैं। मतलब क्या कि सरवार सिद्धि का विमान, नंदीश्वर द्वीप की जो एक बावड़ी, उनकी लंबाई जो है वो कितनी है, 1 लाख योजन विस्तार वाली। तो उनकी डिटेल क्या क्या कहाँ कहाँ समानताएं हैं उसका वर्णन करना समवायांग में है। जैसे कई बार होता है ना, अपने को पर्यायवाची देखने हैं, है ना, तो हम उस सेक्शन में जाएंगे जहां पर सिनोनिम्स दिए होंगे, राइट। तो एक तरह से अगर हमें ये जानना हो कि 1 लाख योजन विस्तार वाली क्या क्या चीजें हैं, तो हम समवायांग में जाकर वो चीज को अच्छे से देख सकते हैं इजीली। ठीक है, हमें ये देखना हो कि असंख्यात क्या क्या चीजें होती हैं, तो इजीली हम देख सकते हैं। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल है ना, इसमें बहुत बहुत बड़ी विशाल इसकी
पदों की संख्या है, ये हमने पहले देख रखा है। फिर व्याख्या प्रज्ञप्ति में क्या होता है, गणधर देव द्वारा 60,000 जो प्रश्न किए गए उनके समाधान, इसमें जीव है कि नहीं इत्यादि प्रकार से गणधर देव द्वारा किए गए 60,000 प्रश्नों का समाधान है। जो गणधर देव भगवान से क्वेश्चन करते हैं वो व्याख्या प्रज्ञप्ति में। ज्ञात्री धर्म कथा, इसमें तीर्थंकरों एवं गणधरों के जीवन संबंधी अनेक आख्यान एवं उपाख्यान का वर्णन है, मतलब उनकी कथाएं हैं, उनके जीवन के जैसे घटनाएं होती हैं, है ना, और उसकी फर्दर डिटेल्स का वर्णन है। ठीक। फिर उपासका अध्ययन, इसमें श्रावक के आचार का वर्णन है। फिर अंतकृत दश, इसमें क्या है, अंतकृत केवली जो होते हैं उनके बारे में चर्चा। क्या कह रहे हैं, प्रत्येक तीर्थंकर के काल में 10-10 मुनि होते हैं जो उपसर्ग सहनकर मोक्ष जाते हैं। इसमें उन मुनियों की कथाओं का वर्णन है। ठीक, अंतकृत केवली जो होते हैं उनकी कथाएं। फिर अनुत्तर उपपादिक दश, इसमें क्या कह रहे हैं, प्रत्येक तीर्थंकर के काल में 10-10 मुनि होते हैं जो उपसर्ग सहन कर 5 अनुत्तर विमानों में उत्पन्न होते हैं। मतलब पहले में क्या था, मोक्ष जाते हैं, और इसमें उपसर्ग सहन करके 5 अनुत्तर जो सर्वार्थ सिद्धि आदि 5 अनुत्तर विमान हैं उनमें उत्पन्न होते हैं, उनकी कथा। ठीक, तो ये कथाएं पढ़ना भी एक तरह से द्वादशांग का हम कार्य कर रहे हैं, द्वादशांग को जानने का कार्य कर रहे हैं। प्रश्न व्याकरण, इसमें प्रश्न अनुसार नष्ट मुष्ट आदि के आधार पर लाभ हानि बताने का वर्णन है। मतलब कि किसी ने प्रश्न किया, ये मेरा काम बनेगा कि नहीं बनेगा, ये घटना ऐसे घटी तो काम होगा कि नहीं होगा, है ना। जो हमने, अगर आपको ध्यान हो तो जो एक बहुत बड़ा एक साइंस है, ये प्रश्न कैसे पूछा जाता है, ठीक है, उसके आधार पर आंसर कर पाना, जैसे एस्ट्रोलॉजी टाइप का ही विषय है, लेकिन प्रश्न व्याकरण, ठीक है, उसके हिसाब से लाभ हानि बताने का वर्णन, अथवा युक्ति और नयों द्वारा अनेक आक्षेप और विक्षेप रूप प्रश्नों का उत्तर है। कि जैसे युक्ति और नय, कि हाँ ये इस अपेक्षा से ऐसा है, इस लॉजिक के साथ ये बात ऐसी है, ठीक है, तो उनके अंदर वाद विवाद करके आंसर करना। ठीक, तो हर तरह के क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर होता है। विपाक सूत्र, इसमें पाप पुण्य के विपाक फल का कथन है। विपाक मतलब फल, फल किस चीज का, कर्म का फल, है ना। तो हम पुण्य करते हैं या पाप करते हैं, है ना, तो पाप कर्म या पुण्य कर्म अगर करते हैं तो उसके क्या फल होते हैं, उसका कथन विपाक सूत्र में होता है। ठीक, फिर दृष्टिवाद जो 12वां अंग है, हमेशा आपने सुना होगा 11 अंग और 14 पूर्व के पाठी, ऐसी बात सुनने में आती है हमारे, है ना। तो क्योंकि 11 अंग तो प्रॉपर हो गए, 12वां जो होता है उसके अंदर एक सेक्शन होता है पूर्वगत, उस पूर्वगत के 14 भेद होते हैं। उस अपेक्षा से हम हमेशा ये कहते हैं 11 अंग और 14 पूर्व। ठीक, तो दृष्टिवाद क्या करता है, इसमें 363 मिथ्या मतों का निरूपण पूर्वक खंडन का वर्णन है। जो 363 मत मारीची ने चलाए थे, उनका खंडन, कैसे वो सही मत नहीं है, उनका एक्सप्लेनेशन दिया है। ठीक, दृष्टिवाद के 5 भेद होते हैं। दृष्टिवाद में फर्दर 5 भेद हैं, परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, चूलिका एंड पूर्वगत। अब उनको एक्सप्लेन कर दिया। परिकर्म का मतलब क्या, इसमें गणित के कर्ण सूत्रों का वर्णन है। मतलब क्या, कि गणित जहां पर भी मैथ्स आती है, ये कितने डिस्टेंस पर है, कितनी परिधियां हैं, कितनी एंगल पर घूमते हैं, यू नो, कितनी दूरियां हैं, डिस्टेंस हैं, तो जहां पर भी कैलकुलेशन आएगी वो परिकर्म। ठीक, 5 भेद बता दिए, चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति,
जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति, द्वीप सागर प्रज्ञप्ति और व्याख्या प्रज्ञप्ति। चंद्र प्रज्ञप्ति में क्या है, इसमें चंद्रमा की आयु, गति, वैभव आदि का वर्णन है, तो पूरी डिटेल उसके बारे में। चंद्रमा क्या है, बेसिकली ज्योतिष देव है ना, ज्योतिष देवों का परिवार। उस चंद्रमा जो इंद्र है उसकी आयु, उसका वैभव, उनकी सारी डिटेल चंद्र प्रज्ञप्ति में होती है। सूर्य प्रज्ञप्ति में सूर्य देव की आयु, गति, वैभव आदि का वर्णन। जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में जम्बूद्वीप का वर्णन, ये तो क्लियर ही है। द्वीप सागर प्रज्ञप्ति में समस्त द्वीपों और सागरों का वर्णन। उसमें जैसे कितने ही द्वीपों में हमने देखा था, कुमानुष है ना, कुभोग भूमियां हैं, लवण समुद्र में जो हमने पाताल देखे थे, वो सब का डिटेल में वर्णन द्वीप सागर प्रज्ञप्ति में होता है। ठीक, और उसके बाद क्या है, व्याख्या प्रज्ञप्ति। इसमें रूपी अरूपी 6 द्रव्यों का वर्णन है। रूपी अरूपी मतलब कि जीव के बारे में भी और अजीव के बारे में भी, मतलब कि 6 द्रव्यों का कंप्लीट वर्णन इसमें होता है। ठीक, तो ये किसका पाठ पढ़े थे अभी हम, परिक्रम। फिर सूत्र, सूत्र इसमें 363 मिथ्या मतों के पक्ष प्रतिपक्ष रूप का वर्णन है। ठीक, फिर प्रथमानियोग, इसमें 63 शलाका महापुरुषों के चरित्र का वर्णन है। फिर चूलिका, चूलिका के 5 भेद हैं। जलगता चूलिका, इसमें जल को रोकने और बरसाने आदि के मंत्र तंत्र का वर्णन है। आपको जानकर अचंभा होगा कि सबसे ज्यादा तंत्र मंत्र जो होते हैं वो जैन शास्त्रों में मिलते हैं। वो एक अलग बात है कि आज के टाइम में उतनी तपस्या, उतनी साधना अवेलेबल नहीं रही है ना, और उतने ज्यादा शास्त्र भी अभी अवेलेबल नहीं है। अदरवाइज सबसे ज्यादा तंत्र मंत्र जो है जैन शास्त्रों में रहते हैं। तो जल से रिलेटेड जितने भी, उसको रोकने के, बरसाने के, है ना, ये सब तंत्र मंत्र जलगता चूलिका में। स्थलगता चूलिका, इसमें थोड़े ही समय में अनेक योजन गमन करने का वर्णन है। मायागता चूलिका, इसमें इंद्रजाल आदि माया के उत्पादक मंत्र तंत्र का वर्णन है। आकाशगता चूलिका, इसमें आकाश में गमन के कारणभूत मंत्र तंत्र का वर्णन है। रूपगता चूलिका, इसमें सिंह, व्याघ्र, गज, सर्प, नर, सुर आदि के रूपों को धारण करने वाले मंत्र तंत्र का वर्णन है कि किस तरह से, जैसे विक्रिया रिद्धि है ना, वो विक्रिया रिद्धि भी प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं कोई चाहे तो सिद्धि करने बैठ सकता है ना, कि भाई मुझे तो अपना, जैसे रावण ने सिद्ध की थी बहुरूपिणी विद्या, है ना, तो ये इस रूपगता चूलिका का पार्ट हो जाएगी वो विद्या। ठीक, अब लास्ट इसका पार्ट है पूर्वगत। पूर्वगत के 14 भेद हैं। 14 भेद में उत्पाद पूर्व में, इसमें वस्तु के उत्पाद, व्यय और द्रव्य का वर्णन है। हर एक वस्तु का क्या चीज, किस पर्याय को उत्पाद कहेंगे, किसको व्यय कहेंगे, किसको द्रव्य कहेंगे, तो हर एक वस्तु का उत्पाद, व्यय, द्रव्य का वर्णन। अग्रायणी पूर्व, इसमें अंगों में प्रधानभूत अंगों का वर्णन है, अथवा इसमें क्रियावादियों की प्रक्रिया, अग्रणी के समान अंग आदि तथा स्व समय का विवेचन किया गया है। स्व समय मतलब अपनी आत्मा। और अंगों में प्रधानभूत अंगों का वर्णन है, अथवा इसमें क्रियावादियों की प्रक्रिया। क्रियावादियों की प्रक्रिया, जो क्रियावादी होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, क्रिया होता है एक्चुअली, इसको एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा है मुझे। अग्रायणी पूर्व, इफ इट इज पॉसिबल वी कैन इसको और अच्छे से अपन नेक्स्ट क्लास में, आई विल फाइंड मोर इजी वे टू एक्सप्लेन। ठीक है। वीर्यानुप्रवाद, वीर्य मतलब बल, इसमें बलदेव, वासुदेव, चक्रवर्ती, इंद्र, तीर्थंकर आदि के बल का वर्णन है। अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व, इसमें जीवादि द्रव्यों के अस्तित्व और नास्तित्व का वर्णन है। अस्तित्व मतलब एग्जिस्टेंस, नास्ति मतलब नो एग्जिस्टेंस, है ना, तो जिसमें जीवादि द्रव्यों के अस्तित्व और न अस्तित्व का वर्णन वो ये वाला पूर्व है।
ज्ञान प्रवाद पूर्व, इसमें 5 ज्ञान और 3 प्रकार के अज्ञानों का स्वरूप, अभी जिसके बारे में हमने ऊपर पढ़ा, 5 ज्ञान और 3 प्रकार के अज्ञान यानी मिथ्या ज्ञान, उनका स्वरूप, उनकी उत्पत्ति और उन ज्ञानों के स्वामी का वर्णन है। सत्य प्रवाद पूर्व, इसमें शब्द उच्चारण, 2 इंद्रिय आदि प्राणी, वचन गुप्ति के संस्कार एवं 10 प्रकार के सत्य वचन और असत्य वचन का वर्णन है। मतलब कि कब किस बात को सत्य कहा जाए, किसको असत्य माना जाए, वचन गुप्ति आदि, ये सारी चीजें सत्य प्रवाद पूर्व में आ जाएंगी। ठीक, तो ये है। प्लीज रिमाइंड मी फॉर अग्रायणी पूर्व का हमें थोड़ा सा समझना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन कर सकते हैं। तो यहीं तक रखते हैं आज के लिए। हाँ, बहुत सारी चीजों में एक साथ। हाँ, तो ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे अगली क्लास में। फिर हम अवधि ज्ञान के बारे में, फिर मनय पर्याय और केवल ज्ञान के बारे में जानेंगे। ठीक है। हाँ, और नेक्स्ट वीक क्लास नहीं रहेगी एक्चुअली, बिकॉज ऑफ विंटर ब्रेक है, तो आउट ऑफ टाउन होने की वजह से। ठीक है, अपन दोबारा से कनेक्ट होंगे जनवरी 2 को। ठीक है, देखते हैं, अगर आप लोग को चलता है कि अवेलेबल है, प्लीज ग्रुप पे बताइएगा। आई वांट टू कंडक्ट अरहम ध्यान योग। ठीक है, कीर्तन करने का आपको श्योर, कर लीजिए कभी भी। ट्राई नेक्स्ट वीक में, क्योंकि क्लास नहीं कर रहे हैं तो आई कैन मेक माई सेल्फ अवेलेबल।